Abdurrahman Sadaqat Saab is an addiction psychologist and he did his MSc in psychology from King's College, UK. And he is a certified neuro-linguistic trainer from USA. And he did his residency program from Hamilton Bedford University, USA. So, looking forward to invite Mr. Abdurrahman Sadaqat Saab to come and share his knowledge and experience at the field. Thank you. अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा तारुफ तो इन्होंने करा दिया सबसे पहले, लेकिन बिफोर आई स्टार्ट टेलिंग यू एनीथिंग अबाउट ड्रग्स एंड ड्रग एडिक्शन, हमने एक वीडियो आपको दिखाना चाहते हैं जो कि कुछ ऐसे लोगों की हैं जो कि ड्रग्स में इन्वॉल्व रह चुके हैं और सक्सेसफुली इसमें से रिकवर कर चुके हैं। और रिकवर करने के बाद हम इसी तरह का कुछ फंक्शन अरेंज करते हैं विलिंग वेज में हर थर्सडे को, जिसमें हमारे रिकवर्ड क्लाइंट्स आते हैं और हमारे जो करंट पेशेंट्स हैं जो कि इन्वॉल्व हैं अभी भी ड्रग एडिक्शन में या इलाज करा रहे हैं, उनकी जो है वो गाइडेंस करते हैं। तो वो वीडियो एक चलाना चाहेंगे, उसके बाद फिर हम मज़ीद बातचीत कवर करते हैं। मैं आई वांट टू गो बैक टू 1982। खैर मैं उससे पहले नशा कर चुका था। मैं सदाकत साहब के पास आया 1982 में और मैंने इलाज करवाया डॉक्टर साहब से और जिंदगी चलती रही, लेकिन मेरा नशा नहीं छूटा। 84 में मैं पाकिस्तान से बाहर चला गया। आई वेंट टू जर्मनी और मैं यूरोप सारा कंगाल के फिर 88 में वापस आ गया। दोबारा मैं हॉस्पिटल में आ गया। 90s में मैं आई वेंट टू दुबई, फिर मैं हॉस्पिटल में आया। मेरे हॉस्पिटल के साथ जुड़ा बहुत टाइम गुजरा है मेरा। मेरी बहुत जिंदगी जो है, शायद मैं अपनी जिंदगी में हॉस्पिटल को पिकनिक स्पॉट समझता रहा। ये पिकनिक से ज्यादा कोई जगह नहीं है, इससे ज्यादा कोई जगह हो नहीं सकती है। और फिर मैं 90s में दुबई चला गया और मैं वहां से 2002 में वापस आया। अच्छा, ये जो दरमियान का हिस्सा है, जब मैंने एडिक्शन शुरू की तो एक सर्कल ऑफ एक्सीलेंस आ जाता है। जब हम नशा स्टार्ट करते हैं तो एक बड़ा एक सर्कल ऑफ एक्सीलेंस आ जाता है हम सब एडिक्ट्स के ऊपर। मट्टी को भी हाथ लगाते हैं तो सोना कर लेते हैं, कॉन्फिडेंस बहुत आ जाता है। तो मेरा भी यही हाल था। मैं दुबई गया, वहां पे हेरोइन नहीं थी, चरस गांजा नहीं थी, शराब बहुत थी। तो मैं शराब के ऊपर लग गया और अंग्रेजी अच्छी आती थी, बोल अच्छी लेता था, तो अच्छी कंपनी में काम भी मिल गया और अच्छे पैसे कमाने लगे। जिस कंपनी में काम करता उसका नाम था अलगोरेर। मैं उनके नशे की जिंदगी में उस जमाने में 2,70,000 दिरहम खा गया और सिर्फ अपनी बीमारी की वजह से, शराब की वजह से मेरा कंट्रोल खत्म हो गया था जगह, वक्त और मिकदार पे। मुझे जेल जाना पड़ा। हर जेल की मेरी हिस्ट्री पाकिस्तान की भी है। मैं ऑर्गेनाइज क्राइम भी करता रहा हूं, क्राइम भी करता रहा हूं, एक हिस्ट्री है मेरी, और सिर्फ नशे के लिए। फिर मैं 2002 में जब वापस आया तो मैं लिटरली सड़क पे आ गया था। बिल्कुल मेरा जो आजकल सब लोग नशई देखते हैं, जिनके पास बोरा भी होता है और डंडा भी होता है, आई वॉज जस्ट लाइक दैट। मैंने अच्छी जिंदगी गुजारी है उसके ऊपर। देखिए, आप सब लोगों में से कोई आदमी ऐसा नहीं है जो नशे की तकलीफ से नहीं जुड़ा हुआ। मेरी बहनों के रिश्ते नहीं होते थे व्हेन आई लेफ्ट फॉर दुबई, ऑनेस्ट टू गॉड। मैं एक अच्छी रीजनेबल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। खाते पीते लोग लाहौर के जैसे होते हैं, मैं उन लोगों से, मैं वहां से बिलोंग करता हूँ। मेरी बहनों के रिश्ते नहीं होते थे जस्ट बिकॉज ऑफ माई डिजीज। अच्छा, ये मैंने डॉक्टर सदाकत से सीखा है, इट इज नॉट डिजीज, इट इज डिसईज।
मैं समझता था हमेशा कि कोई गल नहीं, हो जाता है वक्त दे नाल, सब कुछ कर लेंगे लोग, लेकिन मैं कुछ चीज़ों को ज़िंदगी में आज भी कहीं पे एडजस्ट नहीं कर पाता। अच्छा, 1988 में जब मैं सदाकत क्लिनिक में था तो हम लोग एक बुकलेट पे काम कर रहे थे 12 स्टेप की, मैंने उसका तर्जुमा किया हुआ था और मैंने सारी ज़िंदगी उसको गलत इस्तेमाल किया था। मैं इस्तेमाल करता था साइकोलॉजिस्ट के लिए, मैं कोई ग्रुप में कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं बात करने देता था किसी को, मैं इस्तेमाल करता था अपने मकासद के लिए उसको, अपने घर में मैं उसको इस्तेमाल करता था, कहीं मैं फंस जाऊं और उस सारे सिस्टम को मैं इस्तेमाल करता था। मुझे कभी पता ही नहीं था कि ये है क्या एक्चुअली। जो सबसे बड़ा अच्छा फैक्टर मेरी जिंदगी में आया कि मुझे जॉब नशा छोड़ने के 3 महीने बाद मिली, और मेरे लिए वो नेमत से कम नहीं था। थोड़ा सा वक्त हमारे पास थोड़ा कम है, इस वजह से हम और इस तरह की वीडियोस अभी इस वक्त शेयर नहीं कर रहे, लेकिन साथ लेके आए थे बिकॉज़ अक्सर लोग एडिक्शन के बारे में बात करते हैं तो मसाइल के बारे में बात करते हैं, प्रॉब्लम्स उसमें क्या क्या हैं, और बहुत ज़्यादा फिर डरा देने वाली ऐसे हालात पैदा कर जाते हैं जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि इसमें से निकला जा नहीं सकता। तो आज के इस सेशन को हम स्टार्ट करना चाहते थे इस चीज़ से कि सक्सेसफुली जो इसमें से निकले हुई बहुत सारी मिसालें हमारे पास हैं, वो इस बात का प्रूफ है कि एडिक्शन में से बाहर निकला जा सकता है। एडिक्शन किसी ड्रग की हो जाए तो उसमें से निकल के अपनी लाइफ को अच्छे से मेंटेन किया जा सकता है। इवन दो कि ड्रग एडिक्शन एक क्रॉनिक और रेपिटेटिव डिज़ीज़ है जो आपकी लाइफ में बार बार आ सकती है, इसका क्योर कोई नहीं है, सिर्फ मैनेजेबल है। इसका ट्रीटमेंट इसकी मैनेजमेंट है, जैसे कि मैनेजमेंट होती है डायबिटीज़ की मैनेजमेंट होती है, जैसे कि किसी की हार्ट डिज़ीज़ की मैनेजमेंट होती है। तो एडिक्शन की भी मैनेजमेंट है जो कि लाइफ लॉन्ग चलती है और लोगों को करनी पड़ती है। जो भी इसमें इन्वॉल्व किसी न किसी स्टेज पे रह चुके हैं उनको उसमें से हमेशा दूर रहने के लिए एब्सटिनेंस का रास्ता इख्तियार करना पड़ता है। एब्सटिनेंस जानते हैं? कोई स्टूडेंट बताएंगे एब्सटिनेंस क्या होती है? कोई स्टूडेंट वॉलंटियर करके को बताना चाहे कि एब्सटिनेंस क्या होती है? एब्सटिनेंस जो है बेसिकली कंप्लीटली अपने आप को क्लीन रखना ड्रग से, एब्सोल्युटली। यानी कि अगर कोई इस्तेमाल करता है किसी भी किस्म का नशा तो वो ये नहीं कह सकता कि मैं इसको कम कर दूँ, वो ये नहीं कह सकता कि मैं पहले 10 सिगरेट पीता था तो चलो अब मैं 2 पी लूँ तो खैर है। एडिक्शन का ट्रीटमेंट, एडिक्शन की मैनेजमेंट आपको ये गाइड करती है कि आपने एब्सटिनेंस की तरफ जाना है, कम्प्लीटली इसको अपनी लाइफ से इरेडिकेट करना है। बहुत दफ़ा बहुत ज़्यादा बड़ी परसेंटेज में लोगों की लाइफ में ये जो रिलैप्स है ड्रग्स का वो भी बहुत ज़्यादा दफ़ा होता है। रिलैप्स जो जिसकी वजह से अक्सर जो नशे में इन्वॉल्व है उसके लवाकिन जो हैं वो परेशान हो जाते हैं कि ये दोबारा वापस उस चीज़ में चला गया तो अब नहीं निकलेगा, जबकि हम लोगों को गाइड करते हैं कि रिलैप्स भी पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट है, रिलैप्स इज़ ऑल्सो पॉसिबल। अगर आप उसके लिए पहले से प्रिपेयर होंगे तो जब वो होगा तो आप इतना घबराएंगे नहीं उससे। प्रेजेंट टाइम में बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि किसी को ड्रग्स का और ड्रग एडिक्शन के बारे में कुछ ना पता हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। जितना कि हमारा एक्सपोजर है हमारी सोशल मीडिया के ऊपर, डिजिटल मीडिया के ऊपर, ये पॉसिबल नहीं है कि स्टूडेंट्स को, स्पेशली आप जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, ड्रग एडिक्शन के बारे में ना पता हो या ना पता हो कि इससे दूर रहने की ज़रूरत है, ये कोई ख़तरनाक चीज़ है जिससे लाइफ डिस्ट्रॉय होती है। इट्स नॉट पॉसिबल। तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि हमें उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा वक्त ज़ाया करने के बजाय जो चीज़ें आपको ऑलरेडी पता हैं, कोशिश करेंगे कि ऐसी कोई बातचीत करें जिसमें समथिंग न्यू, सम न्यू इन्फॉर्मेशन कम्स टू यू, कुछ आपको नया यहाँ से पता चल सके। स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पे अगर ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट करें, बातचीत करें, सवाल करें,
जवाब लें या मैं कोई सवाल करूं और मुझसे आंसर कर सकें, तो आई थिंक इससे ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी लर्न करने की कोई नहीं हो सकती रादर देन कि हम खामोशी से रहें। नॉट सो लॉन्ग अगो व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, तब भी हम ऑडिटोरियम्स के अंदर जो है वो पीछे सबसे जाके बैठ जाते थे। तो यहाँ पे भी आज स्टूडेंट्स जो हैं वो कुछ पीछे पीछे जाके बैठ गए और आगे की स्पेसेस खाली छोड़ दी। तो वो कोई और स्टूडेंट्स का इंतज़ार है उनके लिए छोड़ दी या क्या वजह है? अच्छा, अच्छा, कोई माइक्रोफोन है जो स्टूडेंट्स के पास डिस्ट्रीब्यूट हो, जिसको वो कोई सवाल करना चाहें, कोई जवाब देना चाहें तो इजीली दे कैन डू इट। जी जी प्लीज़। पाकिस्तान में किस किस्म का जो नशा है वो कॉमन है और उसके ट्रीटमेंट के लिए कितना कितना टाइम किस तरह के नशे के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है? ओके, इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन आप कह सकते हैं कि तमाम किस्म की नशा जो है ना वो अवेलेबल है, जो कि हमें ट्रीटमेंट में देखने को मिलता है कि कई किस्म की मुख्तलिफ जो नशावर अशियात हैं इस्तेमाल करते हुए हमारे पास पेशेंट्स आते हैं। मैं थोड़ा सा जो है वो डिटेल में बताता जाऊँ कि कौन कौन सी ड्रग्स वैसे दुनिया में होती हैं, जो दुनिया में हैं फिर वो पाकिस्तान में भी हैं, कौन सी ज़्यादा हैं कौन सी कम है, हम वो भी गाइड कर देंगे। ड्रग्स जो हैं वो तकरीबन कोई 4 से 5 मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में उनको डिवाइड किया जाता है, जिनमें से एक ड्रग्स होती हैं जिनको आप कहते हैं स्टिमुलेंट्स होते हैं, एक ड्रग्स होती हैं जिनको आप डिप्रेसेंट्स कहते हैं, एक ड्रग्स हैं जो आप हेलुसिनोजेंस कहते हैं, फिर आपके पास आ जाती है कैनबिस जो कि इनमें से किसी कैटेगरी में नहीं आती, वो सेपरेट है। देन देयर इज़ अल्कोहल, दैट इज़ सेपरेट। जो स्टिमुलेंट्स हैं वो इंसान का मूड अपलिफ्ट करती हैं, उसको उठाती हैं, उसमें एक्स्ट्रा एनर्जी लेके आती हैं। जो डिप्रेसेंट्स हैं उसका मूड नीचे लेके जाती हैं, दबाती हैं। जो अल्कोहल है, अल्कोहल के बारे में, शराब के बारे में सबकी इंफॉर्मेशन है कि अल्कोहल के क्या क्या असरात होते हैं एंड व्हाट इट डज़। देन देयर इज़ कैनबिस, कैनबिस जिसको जो वीड है या हैश है या उर्दू में जिसको चरस कहते हैं, ये कैनबिस कहलाती है, जो एक प्लांट है जिस प्लांट से ये निकलती है। इसकी जो प्लांट की ऊपर के पत्ते हैं जिनसे वीड बनती है, इसकी नीचे की जो जड़ें हैं, जो रूट्स हैं, उससे हैश बनती है, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा होता है। जो लोगों को अक्सर यहाँ पे बहुत कॉमनली आपने लोगों में शायद देखा होगा, सुना होगा, हैश का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। अनफॉर्चुनेटली कराची जो पाकिस्तान का शहर है वो दुनिया का दूसरे नंबर का हाईएस्ट शहर है जहाँ पे हैश का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। पहले नंबर पे दुनिया में न्यूयॉर्क है, दूसरे नंबर पे कराची है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। वहाँ पे इसके इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। ओपिएट्स का इस्तेमाल, ओपिएट्स एक टाइप ऑफ अनदर टाइप जहाँ पे आप ड्रग्स की कहें, वो उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा जो है वो कुछ बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ ड्रग यूज़र्स जो हैं वो पंजाब में पाए जाते हैं, विच ऑल्सो हैज़ टू डू विद पॉपुलेशन। पॉपुलेशन पंजाब की सबसे ज़्यादा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सर्वे के मुताबिक ड्रग यूज़र्स हैं वो पंजाब में पाए जाते हैं। ऑन एवरेज अगर नेशनल लेवल पे देखा जाए तो पाकिस्तान में करेंटली, जैसे कि पहले मिस ज़ैनब ने मेंशन किया, तकरीबन 2% लोग हैं जो कि किसी ना किसी तरह ड्रग्स का इस्तेमाल करते हुए ड्रग एडिक्शन में इन्वॉल्व हो गए। अब ये 2% हम वो नहीं कह रहे जो ड्रग यूज़र्स हैं या जिन्होंने कभी ड्रग ट्राई किया, ये 2% वो हैं जो ड्रग एडिक्ट्स हैं, इनको एडिक्शन है, इनको इलाज की ज़रूरत है। रफली पाकिस्तान की पॉपुलेशन में से ये आपका 50 से 60 लाख लोग बनते हैं जिनको नशे के इलाज की ज़रूरत है किसी प्रॉपर फैसिलिटी में। जो इस्तेमाल करते हैं, जो ट्राई करते हैं, जो इसे अब्यूज़ करते हैं, वो एक परसेंटेज इससे बहुत ज़्यादा है। अब
कोई अगर मैं आपसे पूछूं कि ड्रग अब्यूज़ में और ड्रग एडिक्शन में क्या डिफरेंस है, तो क्या कोई है जो मुझे इसको आंसर करना चाहेगा या बता सकते हैं? ड्रग अब्यूज़ में और ड्रग एडिक्शन में क्या डिफरेंस है? कुछ इधर से मिस ज़ैनब आप बताएंगी, ड्रग अब्यूज़ से या ड्रग एडिक्शन में क्या डिफरेंस है? जी एडिक्शन तो जी जब वो एक नशे का आदी हो जाता है जी, वो मेरा ख्याल है कि ये उसमें आ जाता है कि जब आपको इलाज की ज़रूरत पेश आ जाती है। और ड्रग अब्यूज़ जो है वो अभी आई थिंक होती है विड्रॉल सिम्पटम्स। अच्छा, ड्रग ड्रग अब्यूज इज लाइक आपके पास एक है नार्कोटिक्स में कोई सिरप है खांसी का, वो आपने यूज़ किया, आपको अच्छा लगा और उसको पी के सुकून मिलता है, नींद अच्छी आ जाती है, तो आप आदत बना लेते जाते हैं कि किस प्रिस्क्रिप्शन दिखाते हैं और ले आते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आप उसके आदी बन जाते हैं। और जो ये अब्यूज़ की वजह से या इम्प्रॉपर डोज जाने की वजह से पूरी दुनिया में लाखों में लोगों की डेथ्स हो रही हैं। इवन की जो आपकी थेरेप्यूटिक ड्रग्स हैं उसके अंदर ये नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स आते हैं, मॉर्फिन, कोडीन, इसका मिसयूज़ होता है क्योंकि ये ड्रग्स होती हैं, ये कंट्रोल ड्रग्स में आती हैं और ये आप विदाउट फार्मासिस्ट की आप ये मेडिसिन नहीं ले सकते, वो डायरेक्टली आपको डिस्पैच करता है। लेकिन हमारी कम्युनिटी में वो इजीली मिल जाती है, आप बस प्रिस्क्रिप्शन दिखाएंगे, इवन वर्बली भी कहें तो वो आपको ये दे देते हैं, तो इट लीड्स यू टुवर्ड्स ड्रग अब्यूज़। ये एक वो चीज़ टॉपिक पे आप बात करें जिस पे मैं बहुत ज़्यादा अहमियत देता हूँ और इस पे मैंने आगे बात करनी भी है। कमिंग बैक टू द डिफ्रेंसीशन बिटवीन ड्रग एडिक्शन एंड ड्रग अब्यूज़, जो कि लोगों को अगर नहीं पता तो ड्रग एडिक्शन जो है वो एक फ़िज़िकल डिज़ीज़ है, जो जैसे कि डायबिटीज़ है, जैसे हार्ट डिज़ीज़ मैंने पहले मेंशन किया, उसी तरह ड्रग एडिक्शन है। एडिक्शन आपकी बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है। मिसाल के तौर पे दो लोग एक जैसी उम्र के, एक ही जेंडर के, एक ही हालात सबके सब कुछ, लेकिन जब वो ड्रग का इस्तेमाल करें तो ऐन मुमकिन है कि उनमें से एक को ड्रग एडिक्शन हो जाए और दूसरे को ड्रग एडिक्शन ना हो। द डिफरेंस दैट योर बॉडी हैज़, दैट डिफरेंस is responsible for whether you will become a drug addict or you will not become a drug addict. हर ड्रग इस्तेमाल करने वाला उस ड्रग का एडिक्ट नहीं हो जाता। कई लोग 10 मरतबा इस्तेमाल करके भी एडिक्ट नहीं हो सकते हैं, कुछ लोग 1 मरतबा इस्तेमाल करके भी ड्रग एडिक्ट्स बन सकते हैं। एडिक्शन ये की डेफिनेशन में मेजर कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि विड्रॉल सिम्टम्स हैं। जिसको एडिक्शन हो जाएगी उसकी बॉडी में विड्रॉल होगा, उसकी बॉडी उसको वापस साइंस और सिम्टम्स शो करेगी कि उसको वापस वो ड्रग का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से वो वापस उसकी तरफ जाएगा और दूसरी मर्तबा करेगा। और जब वो ड्रग वेयर आउट करेगी तो वो उसको दोबारा विड्रॉल सिम्टम्स होंगे और वो तीसरी दफ़ा उसकी तरफ जाएगा। इसका मतलब ये है कि ड्रग उसकी बॉडी को सूट नहीं करती। जैसे कि ड्रग्स किसी की बॉडी को सूट कर जाएं और वो इस्तेमाल कर ले, ट्राई करके दोबारा ना करें। ये सेम लॉजिक अप्लाई होती है हर ड्रग्स पे, ये अल्कोहल पे भी यही अप्लाई होती है कि अल्कोहल की कंजम्पशन से कुछ लोग अल्कोहलिक बनते हैं, कुछ लोग अल्कोहल अब्यूज़र्स ही रहते हैं, कुछ लोग अल्कोहल यूज़र्स ही रहते हैं। ये 3 कैटेगरीज़ हैं जिनमें मैं इसको आमतौर पर डिवाइड करता हूँ, विच इज़ एडिक्ट, अब्यूज़र एंड यूज़र। अब्यूज़र जिनको हम कहते हैं ड्रग्स का, वो लोग हैं जो कि आम तौर पे डेली लाइफ में उसका इस्तेमाल नहीं करते, पर जब भी करते हैं अब्यूज़ करते हैं। जब भी करेंगे लाइफ में उसको वो उस हद तक करेंगे कि या तो वो पास आउट कर जाएं या उनको उनके हाथों से कोई हादसा हो जाए, या उन्हें वो याद ही ना रहे कि उन्होंने क्या किया था, ये लोग होते हैं जो कि ड्रग्स को अब्यूज़ करते हैं, जिनमें बहुत ज़्यादातर स्टूडेंट्स यंग एज के इस कैटेगरी में आते हैं। नॉर्मली अपनी लाइफ में बिज़ी रहते हैं, अपनी पढ़ाई में, अपने दूसरे कामों में,
वंस अ वाइल कभी किसी गेट टुगेदर किसी पार्टी पे जाएंगे और उस हद तक करेंगे जिस हद तक उनको खुद पे कंट्रोल ना रहे, और ये उनका लाइफ का पैटर्न है, वो जब भी करेंगे उसी हद तक करेंगे। आपने कभी मूवीज़ में शोज़ में देखा नहीं है, लोग अल्कोहल पी के वॉमिट करते हैं, कहीं पे पास आउट होते हैं, गाड़ी का एक्सीडेंट करते हैं। ये वो लोग हैं जो कि अक्सर अब्यूज़र्स की कैटेगरी में आते हैं। एंड देन देयर आर यूज़र्स। यूज़र्स कौन होते हैं? यूज़र्स सिंपली वो लोग हैं जो कि एक ख़ास अमाउंट में इस ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं और हमेशा उसी अमाउंट में करते हैं और ठीक भी रहते हैं, और फिर उसके बारे में टॉलरेंस भी डेवलप कर लेते हैं। जैसे कि वेस्टर्न कल्चर में बहुत सारे लोग खाने के साथ वाइन पीते हैं, अल्कोहल का इस्तेमाल है, थोड़ा सा 1 या 2 ग्लास पिएंगे एंड दे विल बी फाइन एंड दे यूज़ इट रेगुलरली इन देयर लाइफ। ये कुछ ऐसे यूज़र्स होते हैं जो कि वंस अ वीक, वंस अ मंथ कभी इन ड्रग्स का इस्तेमाल करेंगे। ड्रग्स का ऐसा सच नहीं कहा जाएगा, अल्कोहल का इस्तेमाल कर लेंगे। इस हद तक नहीं करेंगे कि अपना कंट्रोल लूज़ कर दें, और उनकी बॉडी उनको विड्रॉल सिम्टम्स भी शो नहीं करती कि उनको ये करने की ज़रूरत है या वो इसके बगैर नहीं रह सकते। अगर आपने किसी मूवी में या किसी ड्रामे में किसी को विड्रॉल सिम्टम्स में देखा हो तो वो बड़ा एक तकलीफ़देह प्रोसेस होता है जिससे ड्रग एडिक्ट्स गुजरते हैं, जिसमें उनकी बॉडी उनको बहुत शिद्दत से ये बताती है कि हमें ये ड्रग्स वापस चाहिए, जो कि ट्रीटमेंट का सबसे मुश्किल फ़ेज़ होता है किसी एडिक्ट के। हमारे लिए भी वो यही होता है। जब कोई पेशेंट हमारा ट्रीटमेंट में आता है तो पहले दिन से लेके तकरीबन 28 से 30वें दिन तक का जो फेज़ है, जिसमें उसकी बॉडी में से डिटॉक्सिफिकेशन हो रही होती है, उसको क्लीन कर रहे होते हैं, उसे वाइप आउट कर रहे होते हैं, जो कुछ वो इतने अरसे से अपने साथ करते आए हैं, वो फेज़ आमतौर पे सबसे मुश्किल होता है। अगर आपको उसकी ठीक से मैनेजमेंट करनी ना आए तो पेशेंट बड़ी तकलीफ़ से गुजरता है विड्रॉल मैनेजमेंट में, जो कि चूँकि जैसे उन्होंने पहले मेंशन किया, डॉक्टर सदाकत जो मेरे फादर हैं, उन्होंने 43 इयर्स हो गए हैं उनको ड्रग एडिक्शन का ट्रीटमेंट करते हुए। 1978 में उन्होंने पहली बार स्टार्ट किया था, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हो गया, बाय चॉइस नहीं हुआ। उनके किसी जानने वाले को एडिक्शन हो गई और उसका इलाज करते हुए फिर किसी और पेशेंट को रेफ़र कर दिया गया, फिर कोई और आ गए। ओवर टाइम वो मैनेजमेंट में एक परफेक्शन आ गई कि हमारे पेशेंट सब तकलीफ़ से नहीं गुजरते विड्रॉल में, जो कि आम तौर पे बड़ा मुश्किल एक प्रोसीजर है। बहुत सारी ड्रग्स के बारे में मिथ्स हैं। मिथ्स के बारे में मैं आज ख़ास तौर से बात करना चाहता था मिस ज़ैनब से। मैंने कहा कि अवेयरनेस तो ऑलमोस्ट सारे इस एज ग्रुप के स्टूडेंट्स को पहले से ही है। मसलन कि आप में से कौन है जिसको नहीं पता कि सिगरेट कोई बुरी चीज़ है? कोई हाथ रेज कर दे जिसको लगता हो कि सिगरेट कोई बुरी चीज़ नहीं है। तो ऐसा कोई भी नहीं है। जी जी। सर, आपने कहा कि जैसे ड्रग की एडिक्शन हो जाती है किसी भी ड्रग की, तो उसको छोटे विड्रॉल सिम्टम्स शो होते हैं। लेकिन रिसेंटली जो हमारे नेबर हैं वो पिछले 25 साल से स्मोकिंग कर रहे हैं, सिगरेट स्मोकिंग। तो उनका ये है कि उनको ना कोई पाँव में कोई इशू हुआ है, तो जिसकी वजह से वो डर गए काफ़ी। उनको कहा कि आपको कैंसर लग रहा है, क्या इस तरह का। तो उन्होंने ना सिगरेट छोड़ दिया अचानक से, लेकिन उनको विड्रॉल सिम्टम्स नहीं हुए। तो ऐसा भी क्या पॉसिबल है? पहली बात यह है कि ऐसी पॉसिबिलिटी रखते हुए मैं थोड़ा इसमें मेंशन कर दूं कि ड्रग्स की जो पोटेंसी है, जो उनकी स्ट्रेंथ है, वो डिपेंड करती है कि विड्रॉल सिम्टम्स कैसे होंगे। मिसाल के तौर पे अगर आप ये देखेंगे सिगरेट स्मोकिंग कोई करता है और वो सिगरेट क्विट करता है तो उसके एक विड्रॉल सिम्टम्स है, पर उसके विड्रॉल सिम्टम्स कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है उसके विड्रॉल सिम्टम्स के जो कि अल्कोहल कंज्यूम करता है या जो कि ओपिएट्स का इस्तेमाल करता है या जो कोकेन का इस्तेमाल करता है। तो सिगरेट स्मोकिंग के विड्रॉल्स उसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है, पर सिगरेट के विड्रॉल्स कुछ और तरह के होंगे। जैसे नींद नहीं आएगी, कई रातों तक जो है वो उनकी स्लीप डिस्टर्ब रहेगी, बार बार भूख नहीं लगेगी,
खाना या तो भूख नहीं लगेगी या बहुत ज़्यादा लगेगी, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। लेकिन ये वो उस लेवल के तकलीफ़देह सिम्टम्स नहीं हैं जो कि आपको देखने से पता लग जाए। किसी को एजिटेशन होगी, डिप्रेशन होगा, लड़ाई करेंगे, ये सिगरेट के विड्रॉल्स हैं। तो अगर किसी ने 25 साल तक स्मोकिंग की है तो ये मुमकिन तकरीबन ना होने के बराबर है कि उनको इनमें से कुछ भी ना हो। कोई ना कोई चीज़ होती है और उसको उसके अकॉर्डिंगली मैनेज किया जाता है। मिसाल के तौर पे सिगरेट स्मोकिंग क्विट करने के लिए निकोटीन से उसको रिप्लेस किया जाता है, निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपीज़ होती हैं। सिगरेट में जो एडिक्टिव चीज़ है वो तंबाकू नहीं है, वो टोबैको नहीं है, वो निकोटीन है। और निकोटीन की वजह से लोग सिगरेट पीते हैं, जिसमें बाकी कई तकरीबन देयर आर 4000 केमिकल्स दैट आर इन अ सिगरेट। जब आप किसी भी कंबस्टिबल आग लगने वाली चीज़ को कंज्यूम करते हैं तो उसमें से ये 4000 से ज़्यादा केमिकल्स निकलते हैं, जो एक्चुअली एक केमिकल की वजह से लोग कर रहे हैं, एंड दैट इज़ निकोटीन। अगर किसी स्मोकर को जो स्मोकिंग क्विट कर रहा है उसको निकोटीन की सपोर्ट मिल जाए तो फिर उसे ये विड्रॉल सिम्टम्स नहीं होंगे। जैसे निकोटीन गम्स होती हैं, जैसे निकोटीन के इन्हेलर्स होते हैं, निकोटीन के पैचेस होते हैं। अगर उसको इसकी सपोर्ट मिल जाए और कोई प्रॉपरली उसको मैनेज करके ओवर टाइम टेपर ऑफ कर दे तो उसको ये सिम्टम्स नहीं होंगे। वरना कोई 25 साल बाद या 20 साल बाद अगर सिगरेट छोड़ता है तो उसको इनमें से विड्रॉल सिम्टम्स में से कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। दूसरी चीज़, इससे ऊपर आहिस्ता आहिस्ता स्टेयर्स हैं ऊपर। सिगरेट को इसलिए हम गेटवे ड्रग भी कहते हैं क्योंकि यहाँ से लोग यूजुअली अमूमन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट लेवल इसमें आ जाता है आपके पास कैनबिस का। उसके ऊपर फिर आपके और ज़्यादा पोटेंट ड्रग्स आ जाते हैं, जिसमें आजकल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जो इस्तेमाल बढ़ रहा है वो है मेथेम्फेटामिन का, जिसको क्रिस्टल मेथ कहते हैं। इसका इस्तेमाल पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली बहुत बढ़ रहा है, जिसके बहुत ही मनफी असरात हैं ह्यूमन बॉडी पे। कुछ ड्रग्स जो हैं वो आपको नुकसान पहुंचाती हैं कुछ महीनों में, कुछ सालों में, और कुछ ड्रग्स जो हैं वो कुछ दिनों में आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। मेथेम्फेटामिन उनमें से एक है जो कि कुछ दिनों में बॉडी पे, शक्ल पे विजिबल हो जाएगा कि ये इंसान ये इस्तेमाल करता है। सो ड्रग्स की वेरियस टाइप्स को समझना, उनके जो हार्म्स हैं, उनके जो डेंजर्स हैं, उनको समझना इसलिए इम्पॉर्टेंट है इस एज में। जैसे कि अभी पहले डॉक्टर सुहेल जो है मेंशन कर रहे थे कि आप लोगों के आगे अभी शादी होगी, बच्चे होंगे, तो ये वो साइंस और सिम्टम्स हैं जो नोटिस करने चाहिए। अगर पेरेंट्स अपने बच्चों में नोटिस करना शुरू कर दें तो ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। एट टाइम्स वो नोटिस करते भी हैं तो कुछ कहते नहीं है बिकॉज वो डिनाइल में रहना चाहते हैं। वेरी ऑफन आई सी पेरेंट्स हु वांट टू बी इन डिनाइल। पता ही ना चलेगा तो मसला शायद उनको लगता है होगा नहीं, तो वो तब तक डिनाइल में रहते हैं जब तक मसला इस एक्सट्रीम पे नहीं पहुंच जाता कि उनके अलावा सारी दुनिया को भी पता चल जाता है। सो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको राइट टाइम पे अप्रोच करना, बहुत जल्दी की स्टेज पे अप्रोच करके कन्फ्रंट करना आना चाहिए। बातचीत करनी आनी चाहिए पेरेंट्स को कि किस तरह से अगर उन्हें कोई डाउट है तो वो उसको कंफर्म या डिनाई कर सकें। सो आपने थोड़ी देर पहले सवाल किया था कि यहाँ से इधर से आपने किया था कि कौन सी ड्रग्स पाकिस्तान में ज़्यादा हैं। पहले मैंने आपको सारी ड्रग्स के बारे में बता दिया कि कौन कौन सी ड्रग्स वैसे दुनिया में इस्तेमाल की जाती हैं। स्टिमुलेंट्स बताया, डिप्रेसेंट्स हैं, ओपियोइड्स हैं, कैनबिस है, अल्कोहल है। अब पाकिस्तान में वैसे तो मेल पॉपुलेशन का इस्तेमाल ड्रग्स में फ़ीमेल के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन फ़ीमेल पॉपुलेशन का एक ख़ास ड्रग का जो इस्तेमाल है जिसका जिक्र अभी आप कर रहे थे, दैट इज़ ट्रैंक्विलाइजर्स एंड पेन किलर्स, जो कि बहुत इजीली अवेलेबल हैं ओवर द काउंटर
इन फार्मास्यूटिकल्स जहाँ पे भी आप जाएं, आपको किसी प्रिस्क्रिप्शन की यहाँ पे अक्सर ज़रूरत नहीं पड़ती। उस दिन मेरी किसी से बात हुई कि उनको अपने पाँव का एक्सरे करवाना था, तो जो डायग्नोस्टिक सेंटर था उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रिस्क्रिप्शन लेके आएँ। एंड आई वाज सरप्राइज टू हेयर दैट, बिकॉज पाँव का एक्सरे कराने के लिए प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, लेकिन एडिक्टिव ट्रैंक्विलाइजर्स को दुकान से ख़रीदने के लिए यहाँ पाकिस्तान में प्रिस्क्रिप्शन की ख़ास ज़रूरत नहीं है, जिसका इजी एक्सेस स्टूडेंट्स को भी है, फीमेल्स को, हाउसवाइफ्स को है, जो कि किसी ना किसी तकलीफ़ से जब गुज़रते हैं तो उनको इजी आउटलेट ये में नज़र आता है कि हम ये ट्रैंक्विलाइजर्स लेके अपने आप को नम कर लें। ट्रैंक्विलाइजर्स के बारे में सबको पता है या नहीं पता, बिकॉज मेडिकल स्टूडेंट्स हैं तो आई एम अज्यूमिंग, लेकिन स्टिल मैं जानना चाहूँगा कि आप में से कोई हैं जो कहना चाहें कि ट्रैंक्विलाइजर्स का हमें नहीं पता, तो देन आई विल एक्सप्लेन। ट्रैंक्विलाइजर्स देखिए, जिनको आप आम लैंग्वेज में नींद की गोली कहते हैं, आमतौर पे लोग इसको रेफर करते हैं नींद की गोली। ट्रैंक्विलाइजर्स मसल रिलैक्सेंट्स होते हैं, इनसे इंसान रिलैक्स होता है। इनकी प्रिस्क्रिप्शन का मकसद कुछ और होता है, इनको अब्यूज़ करना और इस्तेमाल करना आम ज़िंदगी में वो जो हमारे बहुत ज़्यादा शुरू हो गया है, मैं उसकी इम्पोर्टेंस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। जब ऑपरेशन होता है किसी का और बहुत शदीद कोई तकलीफ़ में होता है, पेन में होता है, तो डॉक्टर सुहेल क्या उनको दिया जाता है हॉस्पिटल्स में? किसी ऑपरेशन का जिसकी तकलीफ़ जिस्मानी बहुत ज़्यादा है और बेयर नहीं की जा सकती, तो उनको क्या दिया जाता है? और वो पेन किलर्स में मेनली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्या पेन किलर्स? मॉर्फिन है। एंड मॉर्फिन वो पेन किलर है जो हॉस्पिटल्स में देते हैं, पर वो है एडिक्टिव टेंडेंसी का। उसकी टेंडेंसी है कि वो आपको अपना आदी बना सकती है। तो एनोनिमसली मैं आपको एक केस मेंशन करूं जिसमें कि एक पेशेंट थे जिनका किसी किस्म का ज़िंदगी में किसी ड्रग का इस्तेमाल नहीं था, किसी किस्म का। कोई सिगरेट नहीं कभी पी, कोई अल्कोहल नहीं ली, कोई चरस नहीं कभी पी, कुछ भी नहीं किया। लेकिन 34 से 35 साल की उम्र में उनका कोई ऑपरेशन हुआ जिसमें उनको हॉस्पिटल में पेन किलर्स लगे, और जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए तो वो उस पेन किलर के एडिक्ट हो गए, जो कि नेल्बिन एक पेन किलर है जिसके वो इनिशियली एडिक्ट हो गए, और फिर वहाँ से स्टार्ट करते करते जो मिला, जिस किस्म की भी मेडिसिन उनके हाथ में लगी वो उन्होंने इस्तेमाल की। काफ़ी हद तक बिफोर ट्रीटमेंट हिज लाइफ वाज डिस्ट्रॉयड। और जो पेन किलर उनके हाथ में लगता था वो उसका इस्तेमाल करते थे, इस हद तक कि एक ख़ास वक्त पे मैंने उनको एक दिन में 100 गोलियां इकट्ठे खाते हुए देखा था, कि वो 100-150 गोलियां यानी 10 से 15 पत्ते गोली के खा के तो ड्राइव करके गाड़ी तो काउंसलिंग के लिए आ गए, गाड़ी चला के। अब सवाल ये है कि वो गाड़ी चला के कैसे आ गए इतनी गोलियां खा के, जबकि हम में से कोई शायद 1 या 2 गोलियों के बाद अपने सेंसेस में ना रहे, या हमें बहुत उसका इन्फ्लुएंस हो जाएगा कि हम उसमें उसके बाद ये हिम्मत ना करें। दैट हैज़ टू डू विद टॉलरेंस। जब हम किसी ड्रग का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे बॉडी में एक टॉलरेंस डेवलप होती है ओवर टाइम, जिसका मतलब ये है कि जब कोई पहले 1 गोली खाता है तो कुछ अरसे बाद उसे 1 गोली से असर नहीं होता, फिर वो 2 करता है, फिर वो 4 और 10 कर देता है, फिर उसको 10 से भी असर नहीं होता, क्योंकि आपकी बॉडी एक टॉलरेंस डेवलप कर लेती है उसके खिलाफ। लेकिन जब कोई ट्रीटमेंट कराता है तो एक लिहाज से उसकी बॉडी रीसेट हो जाती है, उसकी वो टॉलरेंस ब्रेक हो जाती है। तो जो पहले वो चीज़ 10 या 15 पिल्स से अचीव करता था, अब वो चीज़ दोबारा से 1 या 2 गोलियों से हो सकती है अचीव। लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स को इस बात की अवेयरनेस नहीं होती।
इसलिए जब वो ट्रीटमेंट से निकलने के बाद कुछ अरसे के बाद रिलैप्स करते हैं, और रिलैप्स मैंने पहले मेंशन किया है पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट है, जब वो रिलैप्स करते हैं तो देयर बॉडी कैन नॉट हैंडल इट एंड बिकॉज ऑफ विच दे ओवरडोज। ये एक्सट्रीम केसेस हैं जो कि मैं मेंशन कर रहा हूँ, तो ज़्यादा वैसे मेरे दिल तो नहीं चाह रहा था कि स्टूडेंट घबरा जाएं। कीपिंग इन माइंड कि स्टूडेंट्स जो हैं उनको ये सारी नॉलेज होनी चाहिए। जब कभी किसी का ओवरडोज होता है तो उसका एक्सट्रीम नताइज होते हैं, फिर उनका ऐसे केसेस में डेथ्स भी होती हैं। सो अंडरस्टैंडिंग द बॉडी एंड ऑल ऑफ दिस टाइम पीरियड दैट वी हैव टुडे, जिसमें हम थोड़ी बहुत बातचीत कर रहे हैं, थोड़ी बहुत अवेयरनेस कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, वो इनफ नहीं है। तो आई होप कि जो स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं वो यहाँ से जाने के बाद इसके बारे में खुद कुछ ना कुछ रिसर्च इसके बारे में ज़रूर करेंगे, कुछ ना कुछ इसके बारे में पढ़ना चाहेंगे। बहुत सारी मिथ्स हैं जो ड्रग्स के बारे में अवेलेबल हैं, उनसे बचने की पूरी कोशिश करें। जिनमें से सबसे मेजर मिथ ये है कि ड्रग्स एक दफ़ा करने से कुछ नहीं होता, कोई एक ड्रग करने से एक दफ़ा कुछ नहीं होता। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि मैंने आपको उसका डिफरेंस बता दिया। कुछ लोगों को शायद एक दफ़ा करने से कुछ ना हो, बट जो बाकी हैं उनको एक ही दफ़ा करने से उसकी एडिक्शन हो जाएगी। एंड देयर इज़ नो वे ऑफ टेलिंग, बताने का कोई तरीका नहीं है कि किसको एक दफ़ा से होगा और किसको एक दफ़ा से नहीं होगा। तो बेहतर है कि ऐसी चीज़ को ट्राई ही ना किया जाए जिसके बारे में आपको सर्टेनिटी कोई नहीं है। अब इसको कोई कितना भी ग्लैमराइज करके आपके सामने रख दे, उसको आपने ध्यान नहीं देना और इस चीज़ को ट्राई करने की तरफ स्टूडेंट्स को नहीं जाना चाहिए। पहले जैसे मैंने कहा कि हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है इस चीज़ को और ज़्यादा डिटेल में जाने का, बिकॉज़ अगर ड्रग्स पे और एडिक्शन पे बात करनी है तो मैं पर्सनली घंटों तक कर सकता हूँ। इतनी बातें हैं जो कि मैं आपको घंटों तक या इवन कुछ दिनों तक भी बता सकता हूँ ड्रग्स के बारे में। तो फिर किसी टाइम अगर दोबारा ऐसा कुछ अरेंज किया, आपके सामने बातचीत करने का मौका मिला तो विल डू दैट। बट अभी के लिए अगर कोई किसी किस्म के क्वेश्चंस आप में से या इवन यहाँ पे जो गेस्ट्स बैठे हैं यहाँ से कोई करना चाहें तो प्लीज़ कर सकते हैं। जी उधर से। वो तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ना आपको इंजेक्शन लगा रहे हैं जी, तो उनको उनसे बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए जैसे कि आपका कहने का मकसद है कि कोई जानने वाले में, कोई दोस्त में, कोई करीब के, इस तरह से लोगों के बारे में आप बात कर रहे हैं। अच्छा देखिए, अगर तो कोई किसी किस्म की एडिक्शन में पड़ गया तो सबसे ज़्यादा जो उसके लिए किया जा सकता है अच्छी चीज़ वो यही है कि उसको इलाज की तरफ भेजा जाए, इलाज की अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ के दी जाएं। उसके नहीं तो उसके करीबी घर वालों के जो उसके ऊपर कोई असर रसूख रखते हैं उनको इस बारे में बताया जाए कि वो कहाँ से ट्रीटमेंट करा सकते हैं। दैट्स द बेस्ट दैट कैन बी डन अगर कोई ऑलरेडी किसी नशावर चीज़ के इस्तेमाल में पड़ चुका है। और दूसरा है कि अगर किसी ने इस्तेमाल नहीं किया और करने की सोच रहा है तो उसको आप अवेयर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं। उसके लिए मैंने बताया कि इंटरनेट के ऊपर एक से एक फैक्ट्स मौजूद हैं जो कि आप ढूंढ के खुद के लिए भी निकाल सकते हैं, दूसरों को बताया भी जा सकता है। पर अगर कोई ऑलरेडी इंजेक्टेबल्स के इस्तेमाल में पड़ गया है, जैसे कि ड्रग्स ये 4 ही तरीक़ों से आपकी बॉडी में जाती हैं, ठीक है। एक है इंजेक्टेबल्स जो आपने मेंशन कर दिया, जो सीधा ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं, सबसे तेज़ी से आपकी बॉडी में उसका असर होता है। दूसरा है आपके पास जो ओरली लिए जाते हैं। तीसरा है आपके जो किसी भी तरह स्किन में से एब्जॉर्ब होता है। और चौथा है जो स्मोक किया जाता है। ये 4 तरीके हैं। इवेंचुअली ये सारे ब्लड स्ट्रीम में ही जाते हैं और असर करते हैं, कुछ तेज़ी से कुछ आहिस्ता से। जो सबसे तेज़ी से है वो इंजेक्टेबल्स असर करते हैं और सबसे ज़्यादा एडिक्टिव भी इंजेक्टेबल्स ही होते हैं। वेरी वेरी डेंजरस। इसके लिए तो फौरी तौर पे बगैर किसी डिले के इलाज करना चाहिए। कुछ ड्रग्स होती हैं जिसके
लिए हम फैमिली को कहते हैं कि इसमें डिले की पॉसिबिलिटी है ही नहीं। और कुछ ड्रग्स में थोड़ा बहुत डिले किया जा सकता है कि आप पहले उनकी काउंसलिंग करके उनको कन्विंस कर लें और कन्विंस करके तो उनको इलाज की तरफ लाएं। बट देन देयर आर सम ड्रग्स जो आप जिनकी बात कर रहे हैं उसमें डिले नहीं किया जा सकता। आप कुछ पूछना चाह रहे थे? जी 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 मेरा जो सवाल है इसका अभी तक मुझे एग्जैक्टली जवाब नहीं मिला। जी, आपने सवाल अभी किया नहीं? अच्छा, मीन कि आपने जैसे कि आपने बोला कि पाकिस्तान में जो लोग हैं ड्रग्स ज़्यादा यूज कर रहे हैं और इसकी तादाद भी बढ़ती जा रही है। ड्रग्स में ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से ये ले रहे हैं इसे? क्या इसके हमें नुकसानात तो पता है ये क्यों ले रहे हैं ड्रग्स? हमें मेडिसिन में भी ये ड्रग्स होती हैं उनका तो हमें पता है इनका फ़ायदा क्या है, तो ये ड्रग्स क्यों है? अच्छा ठीक है, मैं आपका आंसर कर दूँ। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हमें पता है नहीं करने वाली पर हम फिर भी करते हैं। एंड ड्रग्स उसमें से, पहले मैं उनका आंसर करूँ फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। ड्रग्स उसमें से ओनली, दे आर नॉट दी ओनली थिंग जिनका हमें पता भी है कि ये नहीं करने वाली और हम करते हैं। मिसाल के तौर पे हमें पता है गाड़ी तेज़ नहीं चलानी पर हम चलाते हैं, सिग्नल नहीं तोड़ना पर हम तोड़ते हैं, झूठ नहीं बोलना पर हम बोलते हैं। देयर आर थिंग्स दैट बिकम हैबिट ओवर टाइम। एक ये रीज़न है जिसमें आप कहते हैं कि जो चीज़ मना है वो करने की बहुत अट्रैक्शन होती है, फॉरबिडन फ्रूट जिसको कहते हैं। तो जो चीज़ आपको कहा गया है कि नहीं करने वाली, वो हमारा फ़ौरन दिल करता है कि उसको हम सबसे पहले ट्राई कर सकते हैं तो कर लें। ये एक रीज़न है जिसकी वजह से लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आपका सवाल ये है कि लोग एडिक्ट क्यों हो जाते हैं, तो मैंने आपको बताया कि वो उसके दिन देयर आर बायोलॉजिकल रीजंस। जब बॉडी में कोई केमिकल जाता है तो उस केमिकल की एडिक्शन क्यों हो जाती है, वो बहुत आपको जो है ना वो न्यूरोसाइकोलॉजी की डेप्थ में जाना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड कि एडिक्शन क्यों हो जाती है। If I could contribute, जी। there are a few drugs that stimulate the hormones who make our mood happy. There is a feeling of like euphoric feelings like morphine and body. You feel कोई टेंशन नहीं है, आपको excited feel करते हैं initially. There are not a few drugs, there are all these drugs. All these drugs do these things in one way or another. बॉडी में जाते हैं तो न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रोड्यूस होते हैं, डोपामीन का एक इफेक्ट होता है ख़ास, सेरोटोनिन का एक ख़ास इफेक्ट होता है। आपकी बॉडी में जब ड्रग्स जाते हैं वो कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जो या तो आपको आपकी कोई तकलीफ़ भुला देते हैं, या वो आपको बहुत खुश कर देते हैं, या वो आपको नम कर देते हैं। तो जिन वजूहात से लोग शुरू में बार बार उसकी तरफ जाते हैं, या वो आपके अंदर बहुत एनर्जी ले आते हैं। जैसे मैंने बताया कि स्टिमुलेंट ड्रग्स होती हैं, लोग कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। कुछ ड्रग्स होती हैं जो मेडिसिनल हैं, जैसे कि एडरॉल है, ये फोकस के लिए कई स्टूडेंट्स इस्तेमाल करते हैं रॉन्गफुली, वेरी वेरी रॉन्गफुली एंड वेरी एडिक्टिव। लेकिन रिटालिन और एडरॉल जैसी ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं जो बॉडी में ब्रेन का फोकस इन्हांस करती हैं, जो कि वो पढ़ाई के लिए यूज़ करते हैं लेकिन फिर एडिक्ट हो जाते हैं। तो अगर आपका क्वेश्चन ये है कि स्टार्ट क्यों करते हैं, तो उसके रीज़न्स और हैं, और अगर कंटिन्यू क्यों करते हैं तो उसके रीज़न्स और हैं। स्टार्ट करने के पीछे तो मैंने बता दिया, वो शरारतन भी हो सकता है, वो मना की हुई चीज़ की अट्रैक्शन भी हो सकता है, वो दोस्तों का प्रेशर भी हो सकता है, वो घर में किसी को करते देखा है तो वो उसकी रीज़न से जो है वो विजुअल लर्निंग भी हो सकता है, मूवी में देखा है तो विजुअल लर्निंग हो सकता है। और पांचवी छठी चीज़ में आ जाता है कि लॉ की स्ट्रिक्टनेस ना होना और बहुत कॉमनली और इजीली चीज़ का अवेलेबल होना इज़ अ बिग फैक्टर। How would you relate trauma with this, with addiction? Trauma with addiction or with the use of drug? Use of drug. As a first step. एज ए फर्स्ट स्टेप, जिसमें जैसे मैंने आपको बताया कि फीमेल्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है ओपियोइड्स और पेन किलर्स का, ऐसा घर पे ट्रैंक्विलाइजर्स का, जो कि किसी ना किसी तकलीफ़ को नम करने के लिए इनका इस्तेमाल कर रही होती हैं। अब अगर आप उसमें ट्रॉमा को मेंशन करें तो डोमेस्टिक वायलेंस इज़ अ बिग ट्रॉमा। घरों में डोमेस्टिक वायलेंस वर्बल या फिज़िकल किसी भी किस्म की अगर कोई फेस करता है तो उससे अपने आप को दूर करने के लिए साइकोलॉजिकली वो शुरू में इसका इस्तेमाल करते हैं, फिर उन्हें पता नहीं लगता, देखते देखते उनको एडिक्शन हो जाती है। एक ख़ास अरसे के बाद वो उन पर असर भी करना तकरीबन बंद कर देती हैं,
जिसकी वजह से उन्होंने शुरू किया था। पहले वो नम होने के लिए करते थे, अब वो नम भी नहीं होते, लेकिन वो ना लेके भी नहीं रह सकते क्योंकि उनके विड्रॉल सिम्टम्स बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है। सो ट्रॉमा में लोग इसका इस्तेमाल बिल्कुल करते हैं। जी स्ट्रेस और डिप्रेशन की वजह से क्या लोग ड्रग ले सकते हैं? किसके लिए? स्ट्रेस या डिप्रेशन की वजह से भी लोग ड्रग ले सकते हैं? इसकी वजह से ले सकते हैं तो साउंड कर रहा है कि जैसे लेना चाहिए कि नहीं, तो लेना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, खुद से तो कुछ भी नहीं करना चाहिए। लेते हैं लोग, अनफॉर्चुनेट, बुरी चीज़ है, तकलीफ दे है कि लोग करते हैं, लेते हैं, लेना नहीं चाहिए। हमें कोई भी मेडिसिन जो कि चलें, ये हम एक्सट्रीम मेडिसिन पे चले गए, हम थोड़ा सा बेसिक लेवल पे आ जाएं। पेनाडोल को लोग अब्यूज़ करते हैं, पेनाडोल को लोग कैफ़ीन को, कॉफ़ी को अब्यूज़ करते हैं, दिन में 15-15 कप कॉफ़ी के और चाय के पीते हैं। तो ये जो एनर्जी ड्रिंक्स होती हैं उसको लोग अब्यूज़ करते हैं। और मैं बता रहा हूँ कि पेनाडोल जैसी चीज़ भी प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं लेनी चाहिए। प्रिस्क्रिप्शन से मेरा मतलब ये है कि कोई आपको क्वालिफाइड इनफ इंसान कहे कि ये ले लो। तो पाकिस्तान में तो लोग एंटीबायोटिक्स भी अपनी मर्ज़ी से पूरा कोर्स कर जाते हैं और एक महीने बाद दोबारा कर जाते हैं। तो दिस ऑल्सो कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ अब्यूज़। ये उसी के अंदर आता है। खुद ही से इलाज कर लेना, अपना भी कर लेना, किसी को भी बता देना। कोई कह रहा है मुझे खांसी है तो उसको भी बता देना, हालांकि कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। तो पीपल डू इट ऑल द टाइम एंड ऑल ऑफ दिस कम्स अंडर सम काइंड ऑफ ड्रग अब्यूज़। और इसके आगे जाके कोई मनफी असरात जो है वो बढ़ जाते हैं। टाइम मैंने थोड़ा आप लोगों का ज़्यादा ले लिया। जी प्लीज़। जी ठीक है, वो तो घर भी नहीं जाते, शायद उनके घर में कोई लाल लड़की का नाम किया होता है कि क्या मसला है क्या नहीं। अगर हम काउंसलिंग करते हैं जी, ठीक है, तो क्या गवर्नमेंट में कोई ऐसे इंस्टीट्यूट है इनके लिए स्पेशल जो हम वहाँ पे रेफर करें, क्या वहाँ पे जाए, आपका इलाज वहाँ पे होगा, थोड़ा सा गाइड कर दीजिए। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के कुछ कमी है पाकिस्तान में, कुछ हैं भी, जैसे फाउंटेन हाउस है। फाउंटेन हाउस अच्छा ट्रीटमेंट वहाँ पे होता है। कुछ और भी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनके कुछ ख़ास डिपार्टमेंट्स हैं जो इस चीज़ को डील करते हैं। जैसे PIMH है जहाँ पे पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, वहाँ पे भी कुछ हद तक। लेकिन असल में ड्रग एडिक्ट्स की तादाद जितनी बढ़ती जा रही है, अभी तक उसको केटर करने के लिए कैपेसिटी उतनी नहीं है गवर्नमेंट की, जो कि फ्यूचर में होनी चाहिए, अभी नहीं है। और समझ लें कि हर साल 1 से 3 हो जाते हैं ड्रग एडिक्ट। अगर हम इसकी इंटेंसिटी को समझना चाहते हैं तो बाय द एंड ऑफ 12 मंथ्स, 12 महीने गुजरने के बाद समझ लें कि जहाँ 1 एडिक्ट था वहाँ 3 और हो गए हैं। तो जहाँ 1 लाख थे वो 3 लाख हो गए हैं। तो हमारा ट्रीटमेंट और हमारी अवेयरनेस कैंपेन्स को भी उसी हिसाब से इंक्रीज़ होना चाहिए। इफ़ यू वांट टू कोप विद इट, इफ़ यू वांट टू टेक केयर ऑफ इट, उसी स्पीड में बढ़ना चाहिए। जितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बढ़ेंगे उतने नंबर ऑफ़ स्कूल्स बढ़ने चाहिए। नहीं बढ़ेंगे तो फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अनएजुकेटेड रह जाएंगे। सेम गोज़ फॉर एडिक्शन कि आप उस चीज़ को कुछ स्टडी करना चाहिए, रिसर्च होनी चाहिए, कितने एडिक्ट्स नंबर पाकिस्तान में बढ़ रहा है, उस हिसाब से उसके ट्रीटमेंट सेंटर्स होने चाहिए, जो कि प्राइवेट सेंटर्स आर डेफिनेटली नॉट इनफ एंड गवर्नमेंट सेंटर्स आर ऑल्सो राइट नाउ नॉट इनफ। ठीक है। That is a very long question which I would love to answer, लेकिन अभी थोड़ा सा मुझे कहा गया कि टाइम की कुछ कमी है और हमारे पास और भी गेस्ट हैं जिनका मैंने थोड़ा सा टाइम शायद ले लिया है, तो सम अदर टाइम। सिर्फ एक क्वेश्चन जी बता दें। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुआशरे में गाड़ी को किस तरह से दी जाती है। हम अगर स्कूल में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, तो जो टीचर हमें ये बता रहे हैं कि ये स्मोकिंग जो है, इंजूरियस टू हेल्थ है, इसमें कार्सिनोजेंस हैं, निकोटीन है, तो वही उसी लेक्चर के बाद बड़े कष्ट जा रहे होते हैं। जैसे हुकूमत की तरफ से ये दाना चेक है, डिपार्टमेंट है, वो हर सिगरेट की डब्बी के ऊपर लिख के दे रहे हैं कि ये सेहत के लिए नुकसानदेह है जी। लेकिन वही उनको इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस करने की जो बना रहे हैं, फैक्ट्रियाँ बना रहे हैं,
उनको इजाज़त भी दी हुई है। इसके अलावा जैसे आपने एनर्जी ड्रिंक्स के बारे में बताया कि उसमें मेंशन है कि इतनी ज़्यादा इसमें निकोटीन है जो कि नुकसानदेह है, लेकिन फिर वो आम पब्लिक भी जो है ना ऐसे उनको सेल होती है तो बेच रहे हैं, तो इसके लिए अच्छा जी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो मैं इसका आंसर करना चाहूँगा। एक तो पहली बात यह है कि जो आप कहते हैं कि मना किया गया है, उसके ऊपर लिखा हुआ है इट्स इंजूरियस टू हेल्थ, इसके ये इस बीमारियाँ हो सकती हैं, फिर भी इसे बेचते क्यों हैं और बेचना अलाउ क्यों करते हैं? क्योंकि अगर इसको बेचना अलाउ नहीं करेंगे तो जो इसकी रेगुलेशन है वो ख़त्म हो जाएगी, उस पर चेक एंड बैलेंस जो है वो ख़त्म हो जाएगा और वो छोटे छोटे घरों में बनना शुरू हो जाएगी और फिर वहाँ से बिकना शुरू होगी, जिसकी वजह से किसी को पता नहीं होगा कि इसमें है क्या। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में हैश का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है और हैश कहाँ से ली जाती है? वो ड्रग डीलर से ली जाती है, स्टोर से नहीं मिलती, किसी दुकान से नहीं मिलती, वो ड्रग डीलर से लेते हैं। ड्रग डीलर्स जब लोगों को देते हैं हैश तो वो उसमें लिखा नहीं है, बताया नहीं है क्या है क्या नहीं है, जो देते हैं उसका इस्तेमाल चलेगा। और मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जो कि जब वो अपना यूरिन सैंपल देते हैं तो वैसे तो वो सिर्फ हैश यूज़ करते थे, पर यूरिन सैंपल में बाकी सारी ड्रग्स भी निकल आती हैं। उसकी रीज़न ये है कि उस जो ड्रग उनको दी जाती है उसके अंदर बहुत सारे मिक्सचर्स होते हैं उसको सस्ता और ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए। सो उसकी रेगुलेशन हर किस्म की जब ख़त्म हो जाएगी तो उसके ज़्यादा नुकसान होंगे। मसलन आपने कभी ख़बरों में अगर सुना हो कि कोई कच्ची शराब पी के लोग मर गए, उसकी रीज़न ये है कि अल्कोहल भी पाकिस्तान में लीगल नहीं है, वो भी स्टोर्स पे नहीं मिलती, तो वो भी ऐसी जगहों से मिलती है जहाँ पे उनकी कोई रेगुलेशन नहीं, कोई मेकिंग पे चेक नहीं, और वो ज़्यादा नुकसानदेह बात है कि इस्तेमाल में फिर भी आएगी। आपने 2 चीज़ें या 3 मेंशन की जो दुकानों पे लीगली मिलती हैं, लेकिन मैंने वो सारी मेंशन की हैं इससे पहले जो नहीं मिलती लेकिन फिर भी मिलती हैं, इट्स स्टिल अवेलेबल। तो जब कोई गवर्नमेंट किसी चीज़ को अलाउ करती है तो उसके पीछे कोई रीज़निंग होती है। कुछ कंट्रीज़ ने दुनिया में कैनाबिस को भी लीगलाइज़ कर दिया और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसका मतलब ये निकाला कि कैनाबिस शायद कोई फ़ायदे की चीज़ है। कैनाबिस फ़ायदे की चीज़ नहीं है, लेकिन उसको लीगल उन्होंने इसलिए किया क्योंकि इलीगल भी उसका इस्तेमाल उतना ही बढ़ रहा था। जिन्होंने एक्चुअली स्टडीज़ की कि जहाँ लीगल किया वहाँ उसका यूजेज कम हो गया। मसलन नीदरलैंड्स में एम्स्टर्डम में इट्स लीगल, लेकिन एम्स्टर्डम में पिछले कई सालों में इसका इस्तेमाल नीचे आया है, ऊपर नहीं गया। और भी कुछ कंट्रीज़ इस पर रिसर्च कर रही हैं कि वही मैंने जो पहले बात की थी कि फॉरबिडन चीज़ की तरफ लोग वैसे भी ज़रा ज़्यादा जाते हैं। वैसे भी कैनाबिस के कुछ फार्माकोलॉजिकल एफिकेसीज हैं, कुछ उसके लिए वो वहाँ पे लीगल है। कुछ यस, लेकिन कुछ कंट्रीज़ ने उसको मेडिसिनली अलाउ किया है और कुछ ने उसको इवन कैजुअली भी अलाउ किया है। लेकिन उसके पीछे रीज़निंग ये है, यानी सिगरेट स्मोकिंग के बारे में भी हमें बात करते हैं कि बाहर वेस्टर्न कंट्रीज़ में इसके ऊपर टैक्स की जो परसेंटेज है वो 1000% है। वो $1 की डब्बी है लेकिन वो मिलती है $10 की है, जिसमें से $9 टैक्स है, और वो $9 टैक्स से गवर्नमेंट उसको यूज़ करती है अवेयरनेस के लिए, ट्रीटमेंट के लिए और सारी चीज़ों के लिए। क्योंकि अगर वो नहीं भी शॉप पे देंगे तो लोग कहीं ना कहीं से ले आएंगे, और वो जो कहीं ना कहीं से ले आएंगे उनको नहीं पता उसमें क्या है। सो आप देखिए कि अल्कोहल भी किसी ज़माने में यूएस ने उसको बैन किया था, आज से कोई तकरीबन 80 साल पहले 1930s में अल्कोहल को उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ने बैन किया था। लेकिन बैन करने के बाद इसी किस्म के मनफी असरात कुछ सामने आए तो उन्होंने फिर उसको दोबारा लीगल कर दिया। तो जब भी किसी चीज़ को इलीगल या बैन करते हैं तो लोग उसके कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढ लेते हैं जो कि ज़्यादा ख़तरनाक हों, तो फिर गवर्नमेंट्स इसको रेगुलेट करने के लिए अपनी अम्ब्रेला के नीचे ले आती हैं। और वो जो आपका पहला सवाल था कि जो लोग इतने इतने लेक्चर देते हैं और फिर वो बाहर जाके वो खुद ही पी रहे होते हैं, तो वो खैर इंडिविजुअल एक्ट है लोगों का। मैं नहीं पी रहा हूँगा लेकिन बाहर जाके ठीक है जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू।